देवरानी जेठानी की लोमड़ी सास। जेठानी जी, आप ये सब छोड़िए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। दोपहर का खाना मैं बना दूंगी। अरे सिया, रहने दो, मैं कर दूंगी। तुम लड्डू बनाने की तैयारियां कर दो ना। शाम के 7 बजते ही सासू माँ को मंदिर में भोग चढ़ाना होता है ना। जेठानी जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आपका सर दर्द हो रहा है ना, मुझे पता है। मैंने आपको आपकी सहेली से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। जाइए और आराम कीजिए, ये सब मैं संभाल लूंगी। ओफो, अच्छा ठीक है, अब तुम तो मानने वाली हो नहीं। अच्छा, तो ये दोनों में ये चाशनी जैसी मीठी मीठी बातें हो रही है। वाह जी वाह। ये कहानी है देवरानी सिया और उसकी जिठानी परागी की। सिया और परागी दोनों भी ठाकुर परिवार की बहुएं होती हैं। दोनों जिठानी देवरानी में इतना प्यार होता है जैसे दोनों का जन्मों जन्म का नाता हो। इसी को देखकर उनकी सास मीनाक्षी को ये सब सहन नहीं होता और वो दिन रात अपने घर के झूले पर बैठकर अपनी बहुओं पर नजर रखती है। रात में जब सब खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं, तभी सिया का पति मोहन और परागी का पति इंदर भी मौजूद होते हैं। वाह, क्या गुलाब जामुन बनाए हैं। माँ, आपको याद है पापा भी हमारे लिए ऐसे सेम टेस्ट के गुलाब जामुन लाया करते थे। सच में कभी कभी पापा की बहुत याद आती है। खैर, आप क्या कर सकते हैं इंदर बेटा, जिसे जाना है वो तो इस दुनिया से जाकर ही रहता है। तभी मोहन दिखता है कि बर्तन में के सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए हैं और सिर्फ एक गुलाब जामुन ही बचा है। अरे ये क्या, सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए, सिर्फ एक ही बचा है। सिया, परागी, अब तुम दोनों क्या खाओगी? अरे दोनों आधा आधा टुकड़ा खा लो ना। ऐसे कौन सी गणित की पहेली है जो इतना सोच रहे हो? नहीं नहीं सिया, मुझे वैसे भी इतना मन नहीं है, तुम ही खा लो ये पूरा ही गुलाब जामुन। नहीं नहीं जेठानी जी, आप खाइए ये पूरा ही गुलाब जामुन। नहीं सिया, मैं जानती हूँ तुम्हें मिठाइयाँ कितनी पसंद है। जैसे कान्हा जी को मक्खन पसंद है ना? वैसे ही तुम्हें भी गुलाब जामुन और रसगुल्ले बहुत पसंद है। मीनाक्षी को तो दोनों बहुओं की इस प्यार भरी जुगलबंदी को देखकर और भी गुस्सा आता है। लो, शुरू हो गया इनका भरत मिलाप। अरे जान दे दो एक दूसरे के लिए, वही रह गया है अब बस। ओके जेठानी जी, अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त ये है कि आपको मेरे हाथ से एक टुकड़ा खाना होगा पहले। ओफो। ठीक है, तुम नहीं मानोगी, खिला दो बस। सिया अपने हाथ से परागी को गुलाब जामुन का एक टुकड़ा खिलाती है और फिर खुद खाती है। दोनों बहुओं के बीच का रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा होते जाता है। जब परागी बीमार पड़ती है तब सिया रात भर उसके पास रुककर उसकी सेवा करती है। मीनाक्षी ये सब देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है और गुस्से से अपने आप को कहती है, नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। अरे दिन रात सुबह शाम, दिन के 8 पैर ये दोनों बहुएं चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपकी रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हो जाएंगी और मिलकर अपनी एक सेना बना लेगी और मेरी रत्ती भर नहीं चलेगी इनके सामने। और इस घर में भी मेरे दोनों बेटे भी अपनी बीवियों के पालतू कुत्ते ही हैं, जो वो कहेगी उसी का पालन करेंगे। वहां से तो मेरी दाल गलने वाली नहीं। मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों नास पिटियां अलग हो जाए और इन दोनों में झगड़े हो। इससे पहले कि ये दोनों बहनें बने, मुझे इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाना ही होगा हर हाल में। दोनों बहुओं के बीच फूट डालने के लिए मीनाक्षी अपने पुश्तैनी हार को निकालकर बहुओं के पास ले जाती है। समझ ही नहीं आ रहा किसे दूं। काश मैं इस पुश्तैनी हार के 2 टुकड़े कर सकती, ताकि मेरी दोनों प्यारी बहुओं को बराबर का हिस्सा मिल पाता। लेकिन बदकिस्मती से ये हार मुझे तुम दोनों में से किसी एक को ही देना होगा। अब तुम दोनों ही आपसी सहमति से बताओ कि ये मैं किसके गले में पहनाऊं। सासू माँ, आप ये पुश्तैनी हार जेठानी जी को ही दे दो। वैसे भी इस हार की असली हकदार तो यही हैं। इन्होंने बड़ी बहू होने के नाते इस घर के लिए, ठाकुर परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो बस अभी कुछ साल पहले ही आई हूँ घर में।
नहीं सिया, ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? क्या बड़ा और क्या छोटा, सभी समान है। सासू माँ, ये हार आप सिया को ही दे दो। जेठानी जी, आप मानती क्यों नहीं? आप पे बहुत जचेगा ये हार, कसम से। नहीं सिया। परागी और सिया के बीच मीठी बहस छिड़ जाती है और फिर अंत में दोनों ये फैसला करती है कि सासू माँ, हमने फैसला कर लिया है, ये पुश्तैनी हार आपको आपकी सास यानी हमारी बड़ी सास ने दिया है ना, तो ये हार आप ही पहनिए। हाँ सासू माँ, और आपके ऊपर तो ये हार और भी सुंदर लगेगा, एकदम माधुरी दीक्षित लगोगी आप। बाय गॉड। अरे लेकिन दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। अरे ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। मीनाक्षी ऐसे ही अपनी चालें चलती रहती और वो दोनों बहुओं को अकेले में एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती। अरे सिया बहू, तुझे पता है परागी बहू तेरी पीठ पीछे तुझे कितना बुरा भला बोलती है। तू मानेगी नहीं, वो तुझे बच्ची और जोकर कह के बुलाती है, क्योंकि तुझ में बहुत बचपना है ना। आज तो भरे बाजार में उसने 4 औरतों के बीच ये कह दिया। सभी औरतें हंस रही थी पेट दबा दबा कर। ये जेठानी जी भी ना, उनकी आदत ही ऐसी है, वो मुझे भी सामने से चिढ़ाती रहती है। मैं हरकतें ही ऐसी बंदरिया वाली करती हूँ, और औरतें हंसी तो क्या हुआ, इसी बहाने उन सबको मेरी वजह से हंसने का, खुश होने का मौका तो मिला। दुनिया में सबको हंसना ही चाहिए, नो उदासी, ओनली हंसी और खुशी। इसलिए यू ऑल्सो स्माइल सासू माँ। है? ऐसा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सच में ये छोटी बहू सिया पागल खाने से ही आई है। मीनाक्षी की दाल कहीं से भी गल नहीं रही थी। वो परागी और सिया दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन उसे हमेशा हार ही मिलती है और हर बार देवरानी जेठानी का प्यार जीतता जाता है। अब मीनाक्षी अपना आखिरी पासा फेंकती है और घर में बंटवारा घोषित करती है। बंटवारा? लेकिन क्यों सासू माँ? हाँ सासू माँ, कोई अनबन भी नहीं हुई उसके बावजूद भी। अरे बहू, तुम्हारे दोनों पतिदेव यानी कि मेरे बेटे इंदर और मोहन दोनों भी जब महीने के आखिर में मेरे हाथ में पैसे थमाने आते हैं ना, तब इनकी जान निकल जाती है। दुकान तो दोनों की है, घर और छत भी दोनों की ही है, फिर भी कंजूसी करते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि दोनों जोड़ियों का बंटवारा हो, घर का और दुकान का, दोनों जगहों का बंटवारा हो। एक ज्यादा और एक कम दे, इस भेदभाव से अच्छा यही होगा ना फिर। नहीं माँ, आप ये नहीं कर सकती। दुकान और घर को बनाने में मैंने इंदर भाई से ज्यादा मेहनत की है। दुकान के पहले गैरेज में काम करके उन गरीबी के दिनों के बाद ये अमीरी वाले दिन आए हमारे भाग्य में। दुकान और घर का आधा हिस्सा तो क्या, पूरा हिस्सा मेरा ही है अगर देखा जाए तो फिर घर का और दुकान का ज्यादा हिस्सा इनको क्यों, और सिया और मुझे कम हिस्सा क्यों? मोहन, तमीज से पेशा। तू कहना क्या चाहता है? तूने ही मेहनत की और मैं कुंभकर्ण की तरह सोता रहा। अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाँ, बस कीजिए आप दोनों। ईंट पत्थर के मकान को लेकर आप दोनों रिश्तों में क्यों दरार आने दे रहे हो? हाँ मोहन, बस करो ना तुम तो अभी। नहीं, अब तो होने ही दो बंटवारा। हम अपना कमाएंगे और वो अपना। हमें किसी के लिए बोझ बनने की जरूरत नहीं है। देख लिया मोहन तुझे भी, आज के दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मीनाक्षी की इस चिंगारी से चारों तरफ आग फैल जाती है और सारे रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और बेचारी सिया और परागी, वो दोनों भी एक ही छत में अलग अलग रहने लगती हैं। अलग अलग काम, अलग अलग चूल्हा चौका। मीनाक्षी दोनों तरफ से मीठी तरह पेश आती। परागी बहू, जरा एक कप चाय दे दो। मैं अब बस 10 दिन यहाँ तुम्हारे साथ घर के इस हिस्से में रहूंगी और 10 दिन उनके साथ। अब क्या करूं, माँ हूं ना। अब माँ के लिए बच्चों की ममता तो कभी खत्म नहीं होगी ना। जी सासू माँ, ये लीजिए आपकी चाय। मीनाक्षी अब दोनों हिस्सों में रहने लगती, कभी इधर तो कभी उधर। एक दिन जब वो सिया के पास होती है तभी अकेले में कहती है, अब जी रही हूँ मैं मेरी ड्रीम लाइफ।
दोनों बहुएं एक दूसरे से जुदा हो गई। अब मैं इस डाली से उस डाली पंछी की तरह उड़ सकती हूँ और दोनों बहुओं पर मेरा दबाव भी बना रहेगा, वरना एक साथ रहकर वो दोनों सास बन जाती और मुझे उनकी बहू बनना पड़ता। सॉलिड आइडिया है ये बंटवारे का। काश बहुत वक्त पहले ही मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जल जाती। खैर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। सिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो बाजार में परागी से मिलकर उसे सब कुछ बताती है। तभी दोनों जोड़ियां ये तय करती है कि अब सास को सबक सिखाने के लिए वो उन्हें अपने पास रखेंगी ही नहीं। क्या तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ हाँ जाइए ना, आप उस सिया के साथ ही रहिए सासू माँ। दूसरी तरफ, जाइए जाइए, आप उस परागी की बच्ची के पास ही रहिए, यहाँ नहीं सासू माँ। और इस तरह अंत में मीनाक्षी को अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ती है, जब उसे दोनों तरफ से भी कोई भी नहीं रखता अपने पास। ये मैंने क्या कर दिया रे? दोनों बहुओं को एक दूसरे की दुश्मन बनाना था और सच में वो बन भी गई, और मुझे अब उसी दुश्मनी की वजह से भुगतना पड़ेगा। मेरे बेटों को भी मैंने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। ए भगवान!